चलो जी, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे थे अभी तक तो। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे लिखो हेडिंग। नेक्स्ट नंबर की जो हेडिंग रहेगी आपकी, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हेडिंग दे दीजिए। हमने क्या करना है, आज आज हम करेंगे एल जिफ लैडर। ठीक है, एल जिफ लैडर, एल्स एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना भी है। क्या लिखेंगे इसके बारे में हम? लिखो इसमें, it is a control structure. It is a control structure. It is a control structure used to execute different blocks of code based on multiple sequential conditions। ठीक है, सिंटेक्स देखना इसका कैसे लिखना है। सिंटेक्स देखो इसका इस तरह से आएगा। देखो ना, हमें एल्स इफ लैडर की जरूरत क्यों पड़ी? अगर हम बात करें ना इफ एल्स की, ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं इफ की। तो इफ का काम क्या था? इसको एक कंडीशन पास होगी, अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी इसका हमें आंसर देखने को मिलेगा। किस केस में? इफ के केस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस में क्या आया? नेक्स्ट में आ गया इफ एल्स। ठीक है, मतलब कि इफ भी वही रहेगा, कंडीशन भी वही रहेगी। ठीक है, मतलब जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो इफ वाला पार्ट चल पड़ेगा, है ना। लेकिन जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो उस केस में कौन सा पार्ट चलेगा? हमारा एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, मतलब इस केस में जो हमारी मेन कंडीशन थी वो कौन सी थी? वो हमारी फर्स्ट कंडीशन ही मेन थी। ठीक है, मतलब इसी बेसिस पे हमें या तो ये आंसर मिल रहा था या तो हमें ये आंसर मिल रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमने पार्ट किया था, नेक्स्ट हमने कौन सा किया था? नेस्टेड इफ एल्स। उसने नेस्टेड इफ एल्स कहाँ किया है मैंने? तो उसने नेस्टेड इफ एल्स पता नहीं कहाँ कर दिया हमने, मतलब हमने नहीं, मतलब मैंने सेव भी किया कि उड़ाई तुमने दिया है। चलो कोई बात नहीं, उस दिन की वीडियो देख लेना। ठीक है, तो नेस्टेड इफ एल्स में क्या था? नेस्टेड इफ एल्स में क्या था कि हम क्या करेंगे, देखो हम कुछ इस तरह से कर रहे थे। पहले हमारी मेन कंडीशन चेक होती थी उसमें, यहां बना के बता देता हूं मैं आपको दोबारा से। जब हम नेस्टेड इफ एल्स की बात करें तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है कि इफ विद इन इफ। ठीक है, कि मतलब इफ के अंदर इफ होगा। ठीक है, मतलब इफ के अंदर इफ और एल्स अलग से पार्ट होगा। ठीक है, तो उसमें हम बात करें तो उसमें क्या था? हमारे पास एक मेन पेरेंट कंडीशन थी ना, एक ही कंडीशन थी पेरेंट। अगर ये ट्रू होगी तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होती थी। ठीक है, अगर ये फॉल्स होगी तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होती थी। ठीक है, फिर अगर इसके आगे चेक करनी तो ये आगे फिर बढ़ती होगी इस तरह से। और ठीक है, इस तरह से ये बढ़ती रहती थी आगे तक। ठीक है, लेकिन इनकी शुरुआत कहाँ से होती थी? इनकी रूट क्या था? इनकी रूट सिर्फ एक ही कंडीशन थी। समझ गए? मतलब ये मेन कंडीशन थी, यहाँ पे एक ही कंडीशन थी और इसी कंडीशन के बेसिस पे हमें ट्रू और फॉल्स मिल रहा था। कंडीशन सिर्फ एक ही थी मेन यहाँ पे। ठीक है, तो एल्स इफ वाला केस क्या बोलता है? एल्स इफ लेटर वाला केस क्या बोलता है कि जब आपने मल्टीपल कंडीशंस को यूज करना है। ठीक है, मतलब मानते हो ना सीढ़ी कैसी होती है? सीढ़ी इस तरह से होती है ना, लैडर लिखा है ना ये। तो लैडर का मतलब क्या होता है कि सीढ़ी की जो पौड़ियां होती है उन सबकी क्या होती है? बराबर वेटेज होती है ना, बराबर लेंथ और सबकी बराबर वेटेज। मतलब जब आप एक पौड़ी देखते हो तो उसकी हर एक जो पौड़ी होती है, हर एक जो पौड़ी होती है वो बराबर वेट सहने के लायक बनी होती है और बराबर मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, अगर एक पौड़ी कमजोर होगी तो आपकी पूरी सीढ़ी काम की नहीं रहेगी। समझ रहे हो? तो मतलब क्या हुआ, जब हम एलजेब्रा लैडर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम मल्टीपल कंडीशन पास करेंगे। ये मल्टीपल जितनी कंडीशन हम पास करना चाहे उतनी कंडीशन पास कर सकते हैं। किस केस में? एलजेब्रा लैडर केस में। इसके पिछले हमने जितने भी केस दिए उसमें सिर्फ हम एक ही कंडीशन पास कर सकते हैं और उस एक कंडीशन के बेसिस पे हमें आंसर मिलता था। लेकिन जब हम एलजेब्रा लैडर की बात करें तो इसमें हम मल्टीपल कंडीशन एक साथ पास कर सकते हैं और इनमें से जो कंडीशन ठीक होगी हमें उसका आंसर मिल जाएगा।
समझ रहे हो, इसे बोलते हैं हम क्या, एल्स इफ लेटर। ठीक है, चलो जी हम लिखते हैं, इसका सिंटेक्स लिखो, हेडिंग दे दो सिंटेक्स, सिंटेक्स हेडिंग दे दो। सिंटेक्स में क्या आता है, देखो सबसे पहले आएगा इफ, यहां आएगी कंडीशन 1, कंडीशन 1। ठीक है, जब कंडीशन 1 आ गई तो आगे इसके स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इस वाले पार्ट की स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहले देखो जब एक कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी ना तो हमें ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाला पार्ट नहीं चलेगा, देखना क्या चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक कर लेगा एल्स इफ लगा के। ठीक है, देखो मैं यहाँ एल्स नहीं लगा रहा हूं, मैं क्या लगाया यहाँ पे, एल्स इफ कंडीशन 2। मतलब अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो दूसरी चेक कर लो, समझ रहे हो, इस तरीके से। फिर अगर ये वाली कंडीशन ठीक हो जाएगी हमारी तो इसकी स्टेटमेंट्स प्रिंट करा दो। ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट्स 1 2 लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। स्टेटमेंट्स 1 आ गई, स्टेटमेंट 2 आ गई। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स जाती है, फॉल्स जाती है तो क्या करो, नेक्स्ट चेक कर लो। ठीक है, अगर ये फॉल्स जाती है तो क्या करो, नेक्स्ट कंडीशन भी चेक कर लो। ठीक है, सेम। ठीक है, अगर ये भी हो जाती है तो फिर इसके आगे नेक्स्ट चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन चेक कर लो। ठीक है, ये है एल्स इफ लेटर। इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ कंडीशन आप इसमें पास कर सकते हो। ठीक है, जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कर दो पास। ठीक है, ऐसे भी देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं डॉट डॉट लगा के। ठीक है, ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट्स कर दो पास इसमें डाइजेस्ट करके। ठीक है, मतलब ऐसे मल्टीपल कंडीशन चल रहेंगी। ऐसे एंड में कोई लास्ट कंडीशन भी आएगी आपके पास। ठीक है, एल्स इफ कंडीशन n। ठीक है, हमें पता लास्ट में कौन सी है तो मैंने इसका n नंबर दे दिया। ठीक है, कि लास्ट वाली कंडीशन भी होगी एक। ठीक है, लास्ट में कंडीशन एक चेक की जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तभी आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान सुनना है, यहाँ पे ध्यान सुनना। देखो अभी हमें आंसर कहाँ मिल रहे हैं, जब कंडीशन ट्रू हो रही है तभी आंसर मिल रहे हैं। देखो अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो आंसर मिल जा रहा है, अगर ये फॉल्स हो जा रही है तो अगली चेक हो जा रही है। अगर ये ट्रू हो जा रही है तो आंसर मिल जाएगा, अगर ये फॉल्स होगी तो अगली चेक कर लेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाएगी तो ये आंसर आ जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो अगली चेक कर लेगा। समझ रहे हो, तो याद रखना कि जैसे कंडीशन ट्रू होगी ना, सपोज करो कंडीशन 3 ट्रू होगी तो ये वाला आंसर प्रिंट हो जाएगा और हम बाहर आ जाएंगे निकल के। समझ रहे हो, बाकी आगे चेक नहीं करेगा। समझ रहे हो, लोग इस तरह से काम करता है। अब सपोज करो लास्ट कंडीशन आ गई और लास्ट कंडीशन में क्या होगी, ये कंडीशन में क्या होगी, फॉल्स होगी। मतलब इसमें से कोई भी कंडीशन नहीं चली हमारी। ठीक है, और ट्रू वाले केस में तो ये वाली स्टेटमेंट चल पड़ी हमारी, है ना। और लास्ट वाला केस जो होगा हमारा, ठीक है, लास्ट वाला केस मतलब जब ये कंडीशन हमारी लास्ट वाली कंडीशन में फॉल्स जाएगी तो उस केस में कौन सा केस चलता है हमारे पास, उस केस में चलता है एल्स पार्ट। ठीक है, ये कब चलता है, जब आपकी सारी कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फॉल्स। समझ गए, ये चीज होती है स्टेटमेंट्स एल्स। ठीक है, इस तरीके से ये लास्ट में लगता है, एक ही एल्स लगता है, बाकी में एल्स इफ लगता है। समझ गए, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। चलो अब इसका नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्या, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट मतलब इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि डायग्राम की बेसिस पे कैसे बनता है। क्या कर रहे थे हम, हाँ फ्लो चार्ट है ना, फ्लो चार्ट देखना हमने कि इसका एल्स इफ लेटर का फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसको ना थोड़ा यहाँ शुरू करना है पेज की साइड से। सबसे पहले हो जाएगा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया प्रोग्राम में। ठीक है, आउल शेप में बन गया। फिर यहाँ से जो भी आपने इनपुट लेनी है वो आपने इनपुट ले लेनी है। ठीक है, जो भी आप इनपुट लोगे वो इनपुट ले लेनी है आपने यहाँ से। ठीक है, इनपुट्स। ठीक है, फिर इनपुट लेने के बाद यहाँ पे होगी सबसे पहले आपकी फर्स्ट कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ये आगे कंडीशन नंबर है 1 आ गई। जैसे कंडीशन 1 ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, ये अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, सॉरी यहाँ लिखता हूँ मैं ना, अगर कंडीशन ट्रू होगी ना तो ट्रू वाले केस में हमें मिल जाएगी इसकी स्टेटमेंट का आंसर। ठीक है, ये फॉल्स वाला केस है, ये फॉल्स वाला केस है और ये ट्रू वाला केस है। जैसे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फर्स्ट वाली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमें सीधा आंसर ही मिल जाएगा। ठीक है, और यहीं से बाहर हो जाएंगे। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई तो, ठीक है, तो ये करेगा, तो ये नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, ये देखो, तो ये कंडीशन नंबर 2 चेक हो जाएगी। ठीक है, अगर कंडीशन 2 जो है वो अगर वो ट्रू होगी तो फिर उसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ लेता हूं मैं स्टेटमेंट 2।
स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगी। और अगर ये फॉल्स होगी तो फॉल्स आएगी तो नेक्स्ट कंडीशन चेक हो जाएगी। समझ रहे हो, ये चला ना सीढ़ी नुमा, ठीक है, इसलिए इसको लैडर बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि सीढ़ी किधर चलता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरह से, ठीक है, ये थर्ड स्टेप चेक हो जाएगी। अगर ये थर्ड कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फॉल्स से ट्रू हो जाती है, तो इसकी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, अगर ट्रू हो जाती है तो। और अगर फॉल्स जाएगी तो सो ऑन सो ऑन सो ऑन, जितनी कंडीशन हम लिखी होंगी वो सारी कंडीशन चेक कर लेगा बारी बारी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगी हमारे पास लास्ट कंडीशन, ठीक है, कंडीशन लिख दिया मैंने एन, ठीक है, ठीक है, ये आएगी लास्ट कंडीशन, कंडीशन नंबर एन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, मिल गया ना। अब देखो लास्ट कंडीशन है, ठीक है, मतलब लास्ट स्टेप है ये, ठीक है, तो लास्ट कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो उसका हमें आंसर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। और लास्ट कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब सारी फॉल्स होगी, तो उस केस में कौन चल पड़ेगा, तो उस केस में जब ये फॉल्स निकल के आएगी ना बाहर, तो उस केस में क्या चलेगा, यहाँ पे ये चलेगा एल्स वाला पार्ट, ठीक है, ये चलेगा आपका एल्स वाला पार्ट, सिंपल एल्स पार्ट, समझ गई। और ये तो सारी अगर यहाँ से एंड हो जाएगी, ठीक है, मतलब मान के चलो अगर एक कंडीशन में ट्रू प्रिंट हो गई ना, तो वो तभी एग्जिट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, EXIT, ठीक है, मतलब जैसे मान के चलो अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी, डायरेक्ट एग्जिट, अगर 2 में ट्रू होगी तो डायरेक्ट एग्जिट, 3 ट्रू होगी तो डायरेक्ट एग्जिट, 4 ट्रू होगी तो यहाँ पे डायरेक्ट एग्जिट, ठीक है, और लास्ट में तो एल्स वाली होगी तो वो ट्रू होने, मतलब वो प्रिंट होने का तो एग्जिट होना ही होना है, समझ गए। तो ये है आपकी फ्लो चार्ट, बनाओ कॉपी पे, इसको बना लो साथ साथ में। हो गया, बन गया, जहां पता लगे क्या लिखा पूछ रहे हैं, ठीक है। ये आगे स्टार्ट, यहाँ पूरा लिखना स्टार्ट, START स्टार्ट, ठीक है, यहाँ आ गया इनपुट, ये इनपुट लिखना, ठीक है, इनपुट कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 कंडीशन n है ना, सो ऑन n तक, और ये आगे एल्स, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट n, और एल्स, और लास्ट में आ जाएगा एग्जिट, ठीक है। एरो सब कैसे बनाने, इस तरह से ना, फ्लो देना सबको इस तरह का एरो, मन ना भैया ये आज, अच्छा पूछना था कल एग्जाम कैसे हुआ उनका, ठीक है, हो गया क्लियर। करें कोडिंग अब, चलो फिर, ठीक है। कोडिंग के लिए देखो हम क्या करेंगे, कोडिंग के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, देखो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द डे नेम, according to the entered day number by the user in JavaScript, ठीक है। यूज इनपुट टैग for getting the input from the user, or getting the input from the user, कुछ, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपने क्या करना है, कि प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो क्या करे आपको डे का नाम प्रिंट करके दे, ठीक है, किस बेसिस पे, जो यूजर ने डे का नंबर डाला होगा, ठीक है, जैसे मान लो किसी ने 1 डाला तो 1 मेंशन करेगा मंडे को, ठीक है, 2 डाला होगा तो ट्यूसडे को, इस तरह से ना, वही हर एक जो डे होगा उसके नंबर के उसको मेंशन करवाएगा, ठीक है, समझ गए। लेकिन साथ में इसने बोला है कि यूज इनपुट टैग फॉर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है, कि इनपुट टैग का यूज करके आपने करना है कि यूजर से इनपुट लेनी है। क्लियर हो गया, समझ गए, क्लियर है। करे क्वेश्चन अब, चलो जी करते हैं क्वेश्चन, समझ गए ना ध्यान से, ठीक है। चलो तो करते हैं क्वेश्चन, तो चलो हम लेते हैं यहाँ पे VS कोड, ओपन कर लिया इसको,
यहाँ पे आके हम 10 5 ले लेंगे। टेन फैब डॉट HTML और यहाँ पे ले लेंगे हम, पहले आ जाएगा हमारा HTML, फिर आएगा हेड, फिर आएगा टाइटल। टाइटल में हम क्या कर रहे हैं, आज हम कर रहे हैं एल्स इफ लैडर, ठीक है, स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये काम कर रहे हैं आज हम, ठीक है। फिर हेड के बाद कौन सा टैग आएगा हमारे पास, वो हो जाएगा बोल्ड टैग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बोला गया कि आपने यूजर से इनपुट लेनी, तो वो इनपुट टैग के अंदर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक लेवल लगा देता हूँ, मैं लिखा एंटर डे नंबर, एंटर डे नंबर, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। और डे नंबर कहाँ आना चाहिए, वो इनपुट टाइप के अंदर आना चाहिए, तो इनपुट ले लिया। टाइप इज इक्वल टू नंबर में मांगा, तो टाइप इज इक्वल टू मैं इसको दे दूंगा नंबर, ठीक है। और मुझे पता है कि जब मैं इसको नंबर एंट्री लूंगा इससे, तो मुझे इसकी आईडी भी देनी पड़ेगी, तो मैं इसकी आईडी में लिख दिया डी, ठीक है, डी आई लिख दिया मैंने इसका, ठीक है, मतलब डी आई का मतलब कि डे इनपुट, ठीक है। अगर आप पूरा लिखना चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है। आप इस तरह लिखते हो डे और एन लिख सकते हो आगे, ठीक है, डे नंबर, क्लियर हो गया, डे एन करके कि ये इसकी आईडी आ गई। अब मैं कहता हूँ कि पहले मैं इसको सेंटर भी ले आता हूँ मैं, ठीक है, या फिर CSS का यूज़ करके ना, चलो CSS का यूज़ करके क्या इसको हम सेंटर में ले आते हैं। पी टैग ले आता हूँ सीधा ही, और पी टैग के अंदर डाल देता हूँ इसको, पी टैग लगाया, ओपन क्लोज, और यहाँ पे इसको पकड़ के इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। और पी की अलाइन कर दिया मैंने सेंटर, ठीक है, इस तरीके से। अब मुझे पता है कि इसके बाद एक एक बटन भी लेना पड़ेगा, है ना, तो एक BR लगा लिया और एक और BR लगा लिया, और यहाँ ले लूंगा मैं बटन टैग, ठीक है, बटन टैग ले लिया, और बटन टैग पे नाम लिख दूंगा मैं गेट नेम, इस तरह से कि क्या नाम है डे का वो लिख दो, ठीक है। आप जैसे लिखोगे आपको वैसा बटन मिल जाएगा। अब बटन की भी कोई ना कोई आईडी देनी पड़ेगी। अच्छा, आईडी देने की जरूरत नहीं है, मुझे बताना पड़ेगा कि जब ये बटन क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब भी इस बटन को क्लिक किया जाए, जब भी इस बटन को क्लिक किया जाए, तो यहाँ पे एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन कॉल भी ले लो अपनी मर्जी का, ठीक है, मैं ले लिया ABCC करके, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, तुम लोग जैसे मर्जी नाम ले जाओ वैसे ले सकते हो, ठीक है, XYZ जो भी नाम ले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आप बढ़िया से लिखोगे नाम तो ठीक रहेगा, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग ऐसे नाम लिया इसका ABC करके, क्लियर हो गया, समझ गए। तो इस तरह से काम मैंने कर दिया। अब जब सेव करेंगे रन करेंगे देखते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे दिख रही है हमें, किस तरह की विंडो दिख रही है। ठीक है, इस तरह की विंडो दिख रही है हमें ये, स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर बीट, और यहाँ पे इसका बॉर्डर भी ले लेता हूँ। बॉर्डर ले लिया मैंने 4 पिक्सल सॉलिड, और ले लिया मैंने ग्रीन, सेव करके रन करते हैं, किस तरह दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, बड़ा इकट्ठा हो गया। तो मार्जिन ले लेते हैं साथ में ही, मार्जिन मार्जिन लेता हूँ मैं 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल के मार्जिन से कोई बात बनी नहीं इसमें, तो मे बी 100 पिक्सल का मार्जिन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मार्जिन तो बहुत दूर चला गया है, तो मार्जिन ले लेते हैं हम पैडिंग ले लेते हैं, और पैडिंग ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 10 पिक्सल की, हाँ ठीक लगेगी, ठीक है। तो 50 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। पैडिंग का मतलब कि दूर दूर जा रहा है, ठीक है, बॉर्डर से कंटेंट, ठीक है। इस तरह से कंसेप्ट दिख रहा है आपको, ये क्लियर हो गया, ये बन गया इस तरह का। अगर आप इसको भी कुछ डिजाइनिंग देना चाहो तो कुछ नहीं, रहने दो उसको ना, ऐसे रहने देते हैं। अब नीचे ना देखो क्या करने हैं, मैं चाह रहा हूँ कि इसके नीचे ना लिखा हुआ है मेरा डायरेक्ट आंसर जो इसके नीचे लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे BR टैग ले लिया, और उसके अंदर लिख के क्या किया मैं इसके अंदर लिख दिया कि टुडे फोन टैग के अंदर लिखते हैं इसको, फोन टैग ले लिया और लिख दिया मैंने यहाँ पे टुडे इज, ठीक है। और टुडे इज के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे स्पैन टैग लगा दिया, ठीक है। स्पैन टैग के अंदर मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे, ठीक है। स्पैन टैग लगा दिया, उस स्पैन टैग की मैंने एक आईडी दे दी, आईडी इज इक्वल टू रिजल्ट नाम की, ठीक है, कि एक रिजल्ट के अंदर तुम्हें आंसर बताना है, ठीक है। अब फ़ॉन्ट है, मुझे पता है क्या क्या मिलता है, मुझे एक फेस मिलता है,
ठीक है, एक कलर मिलता है और एक क्या मिलता है हमें, साइज मिलता है ना, याद है कि भूल गई एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने 6, साइज इक्वल टू 6 ना, कलर में इसका कर देता हूँ पर्पल, और जो फेस है वो लिखता हूँ इसका एल्गेरियन, एल्गेरियन। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ना ये पिक्सल कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, पैडिंग जो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, 20 तक की ना बस। ठीक है, इस तरह का 2 days आगे लिखो यहाँ पे, बढ़िया सा क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी करना चाहूँ तो स्टाइल इज इक्वल टू बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, बैकग्राउंड कलर किस पे अच्छा लगेगा, ये ब्लू नहीं, हम ब्लैक करते हैं और इसका अंदर का कलर हम क्या कर देते हैं, वाइट कर देते हैं, वाइट नहीं, ठीक है, इस तरीके से आ गया बन के, क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये आ गया, और अगर मैं इसका मार्जिन देना चाहूँ तो मार्जिन दे सकता हूँ। ठीक है, छोटी छोटी सीएसएस यूज कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। मार्जिन इसकी पैडिंग देते हैं, मार्जिन तो बाहर आ जाएगा, पैडिंग, पैडिंग में यहाँ आ जाएगा हमारे पास 10 पिक्सल देता हूँ पैडिंग इसकी। ठीक है, हाँ ठीक हो गया, लेकिन ऊपर से कुछ ज़्यादा बेकार हो गया, तो यहाँ एक और भी और लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरीके से, ठीक है, ये बन गया, क्लियर हो गया। अब देखो क्या करना है मुझे, ग्रीन येलो कर देता हूँ। अभी डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, देखो बटन बटन कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर बटन को भी अच्छा बनाना तो आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने बताया वो कैसे बनाना है। ठीक है, समझ गया, अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी ये वर्किंग वाला कोई काम नहीं, देखो। ठीक है, समझ गया, अभी इसमें कुछ आंसर लिखूंगा मैं और इससे आंसर लेना चाहूंगा तो वो कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, अभी कोडिंग करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने कोडिंग वाले फेज में। ठीक है, तो आगे नीचे और यहाँ लिखेंगे हम स्क्रिप्ट। ठीक है, अब देखो क्या करना मुझे, जब मैं बटन दबाऊंगा तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैं बोला कि एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, किस नाम का, ABCC नाम का, जो यहाँ कॉल किया हुआ है। ठीक है, किया ना कॉल इसको। ठीक है, इस नाम का मैं फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, इस फंक्शन की मैंने बॉडी कर दी शुरू, यहाँ पे हो गई फंक्शन की बॉडी शुरू। सबसे पहले क्या करेगा, ये वेरिएबल के अंदर इनपुट लेगा, कौन सी, ये वाली। ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालेगा, तो मैं लिख दिया लेट डी या फिर डी नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, फिर डे लेना चाहो तो पूरा डे भी ले सकते हो। ठीक है, लेट डे इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर, और नंबर के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और आईडी कौन सी आ रही है हमारी, कौन से आईडी से आएगा हमारे पास इनपुट, वो आएगी डे एन नाम की आईडी से। ठीक है, तो लिख दूंगा मैं डे एन, और इसमें से क्या ले लो जी, इसकी ले लो डॉट वैल्यू। ठीक है, और एंड में जाके इसको सेमीकोलन लगा दो। ठीक है, तो एक डे नाम का वेरिएबल आ गया, जिसको इनपुट कहाँ से मिल रही है, इसको इनपुट मिल रही है यहाँ से। क्लियर हो गया, समझ गए। चेक करके देखते हैं इसके पास इनपुट आ भी रही है कि नहीं आ रही है, तो कंसोल डॉट लॉग करके, और इसके अंदर क्या प्रिंट करा दिया मैंने, डे। ठीक है, सेव करते रन करते हैं एक बार। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 प्रिंट किया और गेट नेम कर दिया। चेक करते हैं कंसोल पे आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। आ गई 4 लिखा हुआ, समझ गई, मतलब वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये देखो ना, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्या लिख देता हूँ, मैं लिख दिया इसको यहाँ पे, ये चीज है ना, गेट नेम पे क्लिक किया, आ रहा है ना 445 लिखा हुआ। ठीक है, मतलब ये क्या है, मेरा प्रोग्राम वर्किंग कर रहा है, मतलब वेरिएबल में आउटपुट आ रही है। ठीक है, चलो जी, अब एक बार वेरिएबल में इनपुट आ गई, मुझे उसकी वैल्यू मिल गई, तो अब मैं क्या करूंगा, सिंपल प्रिंट कराने का काम करूंगा। क्या प्रिंट कराने का, सीधा कंडीशन, मैं लिखा इफ, कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन क्या बोलूंगा मैंने बोला कि अगर जो डे है ना, मतलब जो वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, 1, किसके बराबर होगी, 1 के, तो मतलब उस दिन क्या दिन होना चाहिए, उस दिन होना चाहिए मंडे। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, उस दिन क्या होना चाहिए, उस दिन होना चाहिए हमारे पास मंडे। ठीक है, और कहाँ प्रिंट कराना मंडे, हमें मंडे प्रिंट कराना है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे, इसके अंदर प्रिंट कराना हमने। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा कि अगर डे की वैल्यू जो 1 होगी तो क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, किस नाम की आईडी है जी, रिजल्ट नाम की आईडी है, उसके अंदर क्या प्रिंट करा दो, डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, इनर एचटीएमएल मतलब उसके एचटीएमएल के अंदर क्या प्रिंट करा दो, इज इक्वल टू के बाद बता दो कि क्या प्रिंट कराना हमें प्रिंट कराना है
क्या मंडे लिखना ना उधर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मंडे। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो लिखोगे वैसे प्रिंट हो जाएगा, और साथ में फुल स्टॉप भी, और एंड में आ जाएगा सेमीकोलन। ठीक है, अब एक बार रन करके देखते हैं कौन सा मिल रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, आ गया टुडेज मंडे, प्रिंट हो गया ना, समझ रहे हो। तो देखो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, मतलब वेरिएबल की वैल्यू 1 के बराबर होगी, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंडीशन डालेंगे एल्स इफ, सेम, अब एक इफ खत्म हो गया, अब दूसरा इफ लगाएंगे। क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा एल्स इफ, कि अगर ये वाली कंडीशन हो, तो अगर ऊपर वाली कंडीशन गलत है उसकी जगह ये वाली कंडीशन है, एल्स इफ डे की वैल्यू किसके बराबर है, बराबर है 2 के, है ना। तो उस केस में क्या करना चाहिए आपने, उस केस में आप करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, सेम ही लाइन चिपकाओगे, लेकिन उसकी जगह क्या लिख दोगे, ट्यूसडे। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं। इसको कॉपी किया और यहां पे आके लिख देंगे। ठीक है, तो टुडे इज मंडे की जगह अब क्या जाएगा, टुडे इज ट्यूसडे आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे TUESDAY, ट्यूसडे। ठीक है, समझ गए। सेव करेंगे, रन करेंगे, चेक करते हैं अब जरा। ठीक है, अगर 1 डाल रहा हूं तो मंडे आ रहा है, अगर 2 डाल रहा हूं तो ट्यूसडे जा रहा है, अगर 3 डाल रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 वाला पार्ट तो मैंने लिखा ही नहीं कुछ भी। ठीक है, ये पुराना रिजल्ट बता रहा है मुझे। ठीक है, तो जब इसमें 3 लिख दूंगा ना, 3 वाला पार्ट में कुछ बताएगा ही नहीं, क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, तो एक कंडीशन होगी, अब तीसरी कंडीशन डालूंगा। ठीक है, इस तरह से ना आपने सारी कंडीशन लिख लेनी है। ये तीसरी कंडीशन आ गई, तीसरी कंडीशन के लिए यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा वेडनेसडे, WEDNES। ठीक है, वेडनेसडे आ गया। ठीक है, ऐसे चौथी कंडीशन के लिए थर्सडे आ जाएगा, कि अगर यहाँ डे की वैल्यू 4 डाल देगा कोई, तो उस डेज में क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। THRUS थर्सडे। ठीक है, सेव। ठीक है, तो अच्छा पहले कंप्लीट कर ही लेते हैं। 4 का हो गया, 5 के केस में क्या आना चाहिए, फ्राइडे, फ्राइडे आ गया, और यहाँ क्या आएगा, फ्राइडे, फ्राइडे आ गया इधर। और फिर लास्ट केस जो आएगा 6 वाला, नहीं लास्ट नहीं, 2 केस अभी हो रहेंगे। एक 6 वाला केस आएगा जिसमें आ जाएगा सैटरडे, सैटरडे, और एक केस आएगा लास्ट में 7 वाला जिसपे क्या जाएगा, संडे। क्या हो गया, ठीक है, उस केस में क्या जाएगा हमारे पास, संडे। ठीक है, चलो करके देखें। अब अगर मैंने 1 लिखा तो ये मंडे आ जाएगा, 2 लिखूंगा ट्यूसडे आ गया, 3 लिखा तो वेडनेसडे आ गया, 4 लिखूंगा, ओहो 4 लिखूंगा तो थर्सडे आ जाएगा, 5 लिखूंगा तो फ्राइडे आ जाएगा, और 6 लिखूंगा तो सैटरडे आ जाएगा, और एंड में अगर मैंने 7 लिख दिया तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। ठीक है, अगर मांग चलो कोई जानबूझ के ऐसे नंबर डाल दे, तो ये नंबर डाल दिया, तब क्या आना चाहिए इधर, तब क्या आना चाहिए, देखो मान चलो कि किसी ने 9 डाल दिया, तब क्या आना चाहिए बताओ। नहीं, 9 पे कौन सा डे आता है, 7 दिन होते हैं, दिन तो 7 ही होते हैं। हाँ, डेट्स में दिन बदल जाते हैं। अगर 31 तारीख होगी तो 31 दिन चलेंगे कोई, हाँ तो फिर वो साइकिल में जाते हैं। हाँ तो फिर यहाँ डेट्स नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है डे नंबर। ठीक है, डे नंबर का मतलब सिर्फ 0, मतलब 1 से लेके 7 तक की। तो बताओ अगर किसी ने 9 नंबर डाल दिया, फिर कुछ ऐसा नंबर डाल दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता डे नंबर में, तब क्या बताएंगे हम, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। सवाल बहुत बढ़िया, क्या करेंगे, हाँ तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं रहा है, फिर बंदा क्या बोलेगा, ओए क्या घटिया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो आंसर नहीं दे रहा है। समझ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन आ रही है ना, होगी ना फ्रस्ट्रेशन।
तो देखो जब अगर ये केस ना चले, मतलब जब ना तो डे की वैल्यू 1 है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, ना तो 7 है, मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू प्रिंट नहीं बैठ रही है ना, तो उस केस में इन सब का एक फोर्थ पार्ट ना दो, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एल्स। एल्स, ठीक है। और एल्स पैरेट के अंदर क्या लिखना है, देखो ध्यान देना, मैंने आपको ने एक बॉक्स बताए थे, 3 तरह के बॉक्स होते हैं हमारे पास, एक प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है, एक अलर्ट बॉक्स होता है, एक कंफर्मेशन बॉक्स होता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर इन 7 के अलावा कोई भी बंदा नंबर डाल रहा है, इसके अलावा कोई नंबर डाल रहा है, तो बंदे को क्या बोलो, बंदे को उसको अलर्ट करो, ठीक है। क्या करना अलर्ट करके, उसको अलर्ट के अंदर बताओ कि भाई क्या करो, तुम बोलो, तुम करो प्लीज एंटर वैलिड डे नंबर between 1 to 7 only, between 1 to 7 only, समझ गए। उसको बताना भी होगा, है तो नहीं, कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करो तो वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर से कि क्या घटिया सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो अगर इन केस में कुछ भी नहीं चलेगा तो उसको ऐसे टाइम पे ये बता देना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर डाल दिया, और जैसे मैं गेट नेम पे क्लिक करूंगा तो देखो मुझे अलर्ट आ गया ना अलर्ट। क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है प्लीज एंटर वैलिड डे नंबर बिटवीन 1 to 7 ओनली, समझ गए। अब तो कोई पढ़ा लिखा होगा वो तो समझ आएगा कि अच्छा 1 से 7 तक की डालने हैं, समझ गए इस तरह से। तो अब यहाँ पे आएंगे हम 1 से 7 तक डालेंगे इस तरह से, क्लियर हो गया। मतलब कोई नंबर कोई जानबूझ के बार 99 डाल रहा है ना, इस तरह से देखो जितनी बार 9 डालेगा उतनी बार उसको मैसेज मिलेगा, देखो दोबारा कर रहा हूँ, जितनी बार करूंगा उतनी बार आंसर लेगा, समझ रहे हो, इस तरह से काम करता है ये। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में, समझ आ गया ना सबको, ठीक है। तो अब देखो ना जो अभी क्वेश्चन आएगा आपके लिए, ठीक है, अगर ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, ऐसे तो आ ही जाना चाहिए बढ़िया सी, ठीक है। इसकी कोडिंग जो है वो कोडिंग मैं यहाँ पे थोड़ी देर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, और ज्यादा अगर तुम लोगों ने फोटोज लेने तो फोटो ले लेना, ठीक है। तो कोडिंग इसकी रही कुछ ये वाली, ठीक है, ये रही कोडिंग आपकी, धीरे धीरे कर रहा हूँ मैं स्क्रॉल नीचे को। वीडियो भी तुम्हें 12:30 के बाद मिलेगी अब, क्लियर हो गया, समझ गए। अब देखो क्या काम है आपके लिए, टास्क देखो क्या है आपके लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए, देखो एक काम है आपके लिए ना, आपने मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बना के देना है ना कि जो आपकी बैटरी की परसेंटेज के ऊपर डील करे, ठीक है, बैटरी परसेंटेज, ठीक है। मतलब क्या करना, देखो आपने इस तरह से एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो यूजर को क्या बने, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ना, क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर डे नंबर, तो यहाँ आए एंटर बैटरी परसेंटेज, ठीक है, करंट बैटरी परसेंटेज या बैटरी परसेंटेज आए, ठीक है। बैटरी की परसेंटेज कितनी तक होती है, 0 से लेके 100 तक होती है, ठीक है। तो 0 से लेके 100 तक की कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, इतना नंबर डालना आपने यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखना है, सॉरी लिखना नहीं, पर यहाँ देखो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फिर देखो कि अगर तुम्हारी बैटरी की किसी ने वैल्यू डाल दी कितनी, 20, ठीक है, किसी ने तुम्हारी बैटरी की वैल्यू क्या डाल दी, 20 डाल दी, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें क्या प्रिंट कराना है, देखो तुम्हें प्रिंट कराना है बैटरी लो प्लीज चार्ज, ये चीज तुम्हें प्रिंट करानी है, बैटरी लो प्लीज चार्ज, ठीक है, ये दिखाना है तुम्हें उसके आउटपुट में, ठीक है। अगर तुम्हारे फोन की बैटरी जाती है 15, तो तुमने क्या बोलना है, तुमने बोलना है क्या बोलोगे बैटरी इसके ऊपर, सुपर सेवर मोड ऑन, सुपर सेवर एक्टिवेटेड, इस तरह से प्लीज चार्ज, ठीक है। ये चीज तुमने प्रिंट करानी है 15% बैटरी, ठीक है, परसेंटेज का सिंबल लगाना, सिर्फ लिखना ही है 10 20 इस तरह से, है ना, ठीक है। और फिर आएगा 10 के ऊपर, है ना, तो 10 के ऊपर क्या वो लिखोगे तुम लोग, इस पे लिख दोगे, क्या लिखोगे, 10 के ऊपर क्या होता है फोन में, 10% के ऊपर क्या होता है फोन के ऊपर, ठीक है, क्या होगा, क्या लेता हूँ वार्निंग, ठीक है, वार्निंग ले देता हूँ, ठीक है, वार्निंग प्लीज चार्ज, प्लीज चार्ज, ठीक है। अगर 5% हुई तो क्या बोलेगा, ये लिख देगा क्रिटिकल कंडीशन है,
क्रिटिकल कंडीशन है, प्लीज चार्ज इमीडिएटली, ठीक है, इस तरीके से। और जब 3 पे होगा ना, 3 पे, ठीक है, मतलब 3 से लेके जब हमारे पास क्या होगा, मतलब ऊपर वाले केस के अलावा, ठीक है, मतलब जब ये होगा ना 5 है ना, तो 5 से नीचे जो होगा, मतलब 3 से लेके 1 तक कोई बंदा अगर ऐसी इनपुट डालता है, ठीक है, तो उसमें क्या लिखना है, यहाँ पे शट डाउन द सिस्टम, ठीक है, शट डाउन, इस तरह से लिख देना है, बस कुछ नहीं, ये आपने केस बनाना है, समझ गए। ये मुझे प्रोग्राम चाहिए अभी थोड़ी देर के अंदर, क्लियर हो गया। ये लिख लो पूरा 20, जब तुम 20 लिखोगे तो ये आना चाहिए, 15 लिखोगे तो ये आना चाहिए, 10 लिखो तो ये आना चाहिए, 15 5 लिखोगे, और इसके अलावा जब लिखोगे 3 से लेके 1 के बीच में तो शट डाउन होना चाहिए तुम्हारा। क्लियर हो गया, समझ गए। तो काफी आज के लिए, ठीक है, तो जाओ।